दोस्तों, किसी पर भरोसा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आप किसी पर एकदम से अंधे होकर भरोसा करते हैं, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका प्यार हो या आपका कोई रिश्तेदार हो या आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिसके साथ आपकी एकदम दाँत काटी हुई रोटी के बराबर जैसी दोस्ती ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आप किसी पर अंधा होकर भरोसा करते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक दिन इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, किसी पर जब भरोसा होता है और वही इंसान जब धोखा देता है तो पूरी दुनिया मतलबी और वीरान सी लगने लगती है। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है। एक लड़की जो अपने माँ और अपने परिवार वालों से झूठ बोलकर अपनी सहेली के साथ शहर में घूमने के लिए जाती है, लेकिन शहर से उसे वापस अपने घर पहुँचने में लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। और इन 2 सालों में उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता है, उसे जानने और समझने के बाद आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी कि आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे वैसी दरिंदे भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है मऊ, और इसी मऊ ज़िले में एक कॉलोनी लगती है मुंशी कॉलोनी, और इसी मुंशी कॉलोनी की रहने वाली है रीमा, जिसकी उम्र है लगभग 14 से 15 साल के आसपास। दरअसल रीमा के पिता काफ़ी सालों पहले इस दुनिया से गुजर चुके हैं। रीमा की माँ, जो दूसरों के घर में चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती है और बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची की परवरिश करती है। रीमा के घर की माली हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि रीमा बचपन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है और अक्सर अपनी माँ के साथ दूसरों के घरों में काम करने के लिए भी जाती रहती है। रीमा की एक सहेली है जिसका नाम है निशा। निशा की उम्र है लगभग 18 वर्ष के आसपास। निशा और रीमा दोनों बचपन की सहेलियां हैं। दरअसल निशा के 2 रिश्तेदार हैं, जिनमें से एक का नाम है अजय और दूसरे का नाम है प्रकाश, जो कि बनारस के रहने वाले हैं। इसलिए निशा अक्सर अपने दोनों रिश्तेदारों के पास बनारस घूमने के लिए जाया करती रहती है, और बनारस से जब घूम कर वापस अपने घर पर आती है तो रीमा से शहर की तरह तरह की बातें बताया करती है, जिसे सुनकर रीमा कहती है कि काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसे पैसे होते तो मैं भी तुम्हारी तरह शहर जाती और शहर में घूम कर वापस आ जाती। रीमा जैसे ही इस तरह की बातें निशा से कहती है तो निशा कहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बार जब मैं शहर जाऊंगी तो तुमको भी अपने साथ ले चलूंगी। उसकी बात सुनकर रीमा कहती है कि मेरी माँ कभी भी शहर जाने के लिए मुझे इजाज़त नहीं देगी। इस पर निशा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल हम दोनों सुबह चलेंगे और शाम को घूमकर शहर से वापस अपने अपने घर पर आ जाएंगे, और तुम्हारी माँ को कुछ भी पता कभी चलेगा ही नहीं। निशा जैसे ही इस तरह की बातें कहती है तो रीमा शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है, और साल 2021 के शुरुआती महीने में एक दिन रीमा निशा के साथ बनारस शहर घूमने के लिए आ जाती है। वहाँ जाती है और दिन भर शहर में घूमती है, लेकिन जैसे ही बनारस में पहुँचती है तो निशा के दोनों रिश्तेदार अजय और प्रकाश रीमा को जब देखते हैं तो रीमा की खूबसूरती को देखकर कहीं ना कहीं उन दोनों की नीयत खराब हो जाती है। शाम के वक्त जब रीमा अपने घर वापस जाने के लिए कहती है तो अजय और प्रकाश रीमा को एक कमरे के अंदर ले जाते हैं और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। रीमा जब दोनों को मना करती है तो पहले अजय रीमा के साथ दुष्कर्म करता है, और उस पल का कुछ वीडियो प्रकाश अपने मोबाइल में बना लेता है। इसके बाद जब प्रकाश रीमा के साथ दुष्कर्म करता है तो अजय भी उस पल का कुछ अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। अजय और प्रकाश जब रीमा के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो रीमा इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है और रहम की भीख भी मांगती है, लेकिन इन दोनों पर इस कदर से हैवानियत सवार हो जाती है कि रीमा की चीख पुकार इनके कानों तक ही नहीं पहुंचती है। जैसे ही अजय और प्रकाश की हवस पूरी हो जाती है तो रीमा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि दोनों को धमकी देते हुए कहती है कि घर जाने के बाद ये सारी बातें मैं अपनी माँ को बता दूंगी। रीमा जैसे ही इस तरह की धमकी देती है तो अजय और प्रकाश ये सुनकर काफ़ी डर जाते हैं
और रीमा को घर नहीं जाने देते, बल्कि उसी कमरे में 1 हफ्ते तक बंद करके रखते हैं और 1 हफ्ते तक लगातार रीमा के साथ जोर ज़बरदस्ती करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है, इधर रीमा का जब कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चलता, तो रीमा की मां नज़दीकी थाने में जाती है और जाकर रीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन इस बात की जानकारी इधर अजय और प्रकाश को हो जाती है कि रीमा की मां ने थाने में जाकर रीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। इसलिए दोनों ये इस तरह डर जाते हैं कि ये दोनों सोचने लगते हैं कि अगर रीमा अपने घर जाएगी तो सीधे अपनी माँ के साथ थाने जाएगी और फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे। इसलिए अजय और प्रकाश रीमा से छुटकारा पाने के लिए बनारस के ही शिवदासपुर के वेश्या बाजार में जाते हैं और वेश्या बाजार की कोठे की मालकिन अफजल बेगम से मुलाकात करते हैं। दरअसल अजय और प्रकाश अफजल बेगम को पहले से ही जानते थे। जाकर अफजल बेगम से कहते हैं कि हमारे पास एक लड़की है जिसे तुम अपने पास रख लो। अफजल बेगम जब उस लड़की की उम्र के बारे में पूछती है तो दोनों कहते हैं कि अभी उसकी उम्र मात्र 14 या 15 के साल के आसपास ही है। जैसे ही दोनों नाबालिग बताते हैं तो अफजल बेगम रीमा को अपने पास रखने से साफ इनकार कर देती है। दोनों कहते हैं कि हमने रीमा के साथ 1 हफ्ते तक लगातार गलत काम किया है और हमने उसका कुछ अश्लील वीडियो भी अपने फ़ोन में बना लिया है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे अपने पास रख लो, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। जैसे ही इस तरह की बातें कहती है तो अफजल बेगम रीमा की कम उम्र जानकर लालच में आ जाती है, क्योंकि रेड लाइट एरिया में कम उम्र की लड़कियों की अच्छी खासी डिमांड होती है और उन पर अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। दरअसल अफजल बेगम भी दोनों को सिर्फ इसलिए इनकार कर रही थी ताकि अजय और प्रकाश उससे ज़्यादा पैसा न मांगे। जब बार बार इनकार करने लगती है तो अजय और प्रकाश उससे कहते हैं कि तुमको जो कुछ भी समझ में आएगा हमको पैसा दे देना, लेकिन उसे अपने पास रख लो। तब जाकर अफजल बेगम दोनों को 30,000 रुपये देती है और रीमा को उनसे खरीद लेती है। दरअसल अफजल बेगम भी जो अपना धंधा करती है, वहाँ लड़कियों के साथ साथ सिर्फ गलत काम ही नहीं होता, बल्कि उस पल का कुछ अश्लील वीडियो भी बनाकर उन्हें मार्केट में बेचती है और इस धंधे से भी अच्छा खासा पैसा कमाती है। उसके धंधे में जो लोग भी आते हैं वो उसी अश्लील वीडियो को दिखाकर तब उन लड़कियों के साथ गलत काम करवाती है, जिसकी वजह से अफजल बेगम का धंधा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। रीमा जब अफजल बेगम के पास जाती है तो इस धंधे में उतरने से साफ इनकार कर देती है। इसलिए सबसे पहले अफजल बेगम के आदमी ही रीमा के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, जिसके बाद रीमा को भी लगने लगता है कि शायद वो कभी इस चंगुल से निकल नहीं पाएगी। इसलिए आखिरकार ना चाहते हुए भी रीमा इस धंधे में उतर जाती है। जैसे ही रीमा इस धंधे में उतरती है तो रीमा के ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा आने लगता है। अफजल बेगम रीमा से काफ़ी अच्छा पैसा कमाती है। लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन 2 साल के बाद अफजल बेगम की परेशानी तब बढ़ने लगती है जब रीमा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद अफजल बेगम को लगता है कि अब रीमा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वो रीमा को दवाई भी देती है, लेकिन दवाई भी रीमा के ऊपर काम नहीं करती है। इसलिए अफजल बेगम और ज़्यादा डर जाती है कि अगर रीमा को लेकर डॉक्टर के पास जाएगी तो उसका भेद खुल जाएगा। इसीलिए अफजल बेगम रीमा को खुद लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाती, बल्कि उसके धंधे में ही काम करने वाली एक दूसरी लड़की जिसका नाम है पुष्पा, उसके साथ रीमा को डॉक्टर के पास भेजती है। पुष्पा जब रीमा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है तो रीमा पुष्पा को कैसे भी चकमा देकर वहां से भाग जाती है और सीधे बनारस के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे मऊ अपने घर पहुंच जाती है। साल 2023 के शुरुआती महीने में लगभग 2 साल के बाद जब रीमा अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ जब अपनी बच्ची को देखती है तो चीख चीख कर रोने लगती है। रीमा भी रोते हुए अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है। जैसे ही अपनी पूरी कहानी बताती है, उसे सुनकर रीमा की माँ रीमा को लेकर नज़दीकी थाने में जाती है और थाने जाकर रीमा की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। पुलिस भी रीमा की पूरी कहानी सुनती है तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं करती, बल्कि रीमा की माँ को समझाते हुए कहती है कि ये का मामला यहाँ का नहीं है, अपनी बच्ची को लेकर बनारस जाओ और वहाँ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करो।
इसके बाद रीमा की मां रीमा को लेकर बनारस आती है और इसे शिवदासपुर के थाने में जाती है और पुलिस वालों को रीमा की पूरी कहानी बताती है। रीमा की कहानी सुनने के बावजूद शिवदासपुर की पुलिस रीमा का मुकदमा दर्ज नहीं करती है, क्योंकि जहां भी देह व्यापार का धंधा होता है वहां के आसपास की पुलिस भी कहीं ना कहीं उनसे सांठगांठ करके रखती है। इसलिए शायद शिवदासपुर की पुलिस रीमा का मुकदमा दर्ज नहीं करती है। लेकिन इसके बावजूद रीमा की मां हार नहीं मानती है। रीमा की मां अपनी बच्ची को लेकर बनारस के ही महिला आयोग संगठन के पास जाती है और उस संगठन का नाम है गुड़िया संगठन, जिस संगठन के संचालक हैं श्री अजीत सिंह, जो इस देह व्यापार के धंधे में काम करने वाली न जाने कितनी लड़कियों को अब तक इंसाफ दिला चुके हैं। रीमा की मां अजीत सिंह से अपनी बच्ची की पूरी कहानी बताती है तो अजीत सिंह रीमा और उसकी मां को लेकर फिर से शिवदासपुर के थाने में आते हैं और पुलिस वालों पर दबाव डालते हैं। तब जाकर पुलिस रीमा का मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस 9 जुलाई 2023 को अफजल बेगम के घर पर दबिश मारती है, लेकिन अफजल बेगम अपना घर छोड़कर फरार हो चुकी थी। पुलिस अफजल बेगम की हर जगह पर तलाश करना शुरू करती है। इधर रीमा की मां अपनी बच्ची को लेकर अपने घर जाती है और सबसे पहले रीमा का गर्भपात करवाती है। उसके बाद रीमा जैसे ही ठीक हो जाती है तो उसके बाद रीमा की मां रीमा की देवरिया के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम सुरेश कुमार होता है उससे शादी कर देती है। रीमा जब सुरेश से शादी करती है तो अपनी पिछली पूरी कहानी अपने पति सुरेश कुमार को बता देती है। सुरेश भी जब रीमा की पूरी परेशानियों को सुनता है तो ये सब जानने के बावजूद भी रीमा को अपना लेता है। सुरेश अपनी मां मालती देवी के साथ ही रहता है। सुरेश के पिता की काफ़ी साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन मालती देवी को जब रीमा की पूरी कहानी का पता चलता है तो वो रीमा से नफरत करने लगती है। शादी के बाद सुरेश मुंबई नौकरी करने चला जाता है। इधर अफजल बेगम के लोगों को जब पता चलता है कि रीमा की शादी हो गई है तो अफजल बेगम के लोग रीमा पर दबाव डालने लगते हैं कि कैसे भी करके तुम अफजल बेगम के खिलाफ केस वापस ले लो। लेकिन रीमा जब केस वापस लेने से इनकार कर देती है तो एक दिन अफजल बेगम के लोग रीमा की ससुराल पहुंच जाते हैं और रीमा का अपहरण कर लेते हैं। इस बात की जानकारी जब गुड़िया संगठन के संचालक श्री अजीत सिंह को होती है तो वो पुलिस के पास जाते हैं। उसके बाद पुलिस रीमा की तलाश करना शुरू कर देती है और बहुत जल्द ये रीमा को खोज लेती है। उसके बाद रीमा अपनी ससुराल ना जाकर अपने मायके अपनी माँ के पास चली जाती है। रीमा की तलाश करने के बाद पुलिस अब अफजल बेगम की बहुत ही सरगर्मी से तलाश करना शुरू कर देती है। लेकिन जब अफजल बेगम का कहीं भी कुछ भी नहीं पता चलता तो पुलिस उसका पता लगाने के लिए अपने मुखबिरों को भी इस काम पे लगाती है। तभी एक खबरी थाने में अफजल बेगम की सूचना पुलिस को देता है। पुलिस को जैसे ही अफजल बेगम की लोकेशन का पता चलता है तो 23 नवंबर 2023 को पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है और अफजल बेगम को अपनी हिरासत में ले लेती है। रीमा अपने मायके में ही रहने लगती है तो गुड़िया संगठन के संचालक श्री अजीत सिंह उसे एक सिलाई मशीन खरीद कर दे देते हैं। रीमा उसी सिलाई मशीन से लोगों के कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन इस बात की जानकारी मीडिया के लोगों को होती है तो कुछ मीडिया के लोग रीमा से बात करते हैं तो रीमा कहती है कि ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं बल्कि मेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियां जो इस धंधे में फंस चुकी हैं, ये लड़ाई मैं उनके लिए भी लड़ रही हूँ। कुछ लड़कियां जब इस धंधे से बाहर निकलती हैं तो समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये लड़ाई उन लड़कियों की भी है जिन्हें समाज बिना उनकी गलती के एक्सेप्ट नहीं करता है। फिलहाल बात करें इस मुकदमे की तो पुलिस ने अफजल बेगम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और अजय और प्रकाश जिन्होंने रीमा को पहली बार वेश्या के बाजार में बेचा था, पुलिस उनकी भी बहुत ही सरगर्मी से तलाश कर रही है और रीमा को उम्मीद है कि बहुत जल्द ही पुलिस उनको भी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मेरे एक भाई जिनका नाम है सनाउल्लाह खान, उन्होंने कमेंट किया था कि आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। तो सनाउल्लाह भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।